चलिए तो अब हम जानते हैं मस्तिष्क के बारे में, दिमाग के बारे में। तो हमारे मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को भी तीन भाग में बांटा गया है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क को दो भाग में बांटा गया है, कारपोरा और सेरिब्रल पेंडिकल, कारपोरा और पेंडिकल। वहीं पश्चिम मस्तिष्क को भी दो भागों में बांटा गया है, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मस्तिष्क के तीन भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को हम बोलते हैं फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क को बोलते हैं हम मिड ब्रेन और पश्चिम मस्तिष्क को हम बोलते हैं हिंड ब्रेन या हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब सबसे पहले देखते हैं हम अग्र मस्तिष्क, और अग्र मस्तिष्क का भी पहला भाग सेरिब्रम के बारे में। तो सेरिब्रम, इसे प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है, तो सेरिब्रम को ही प्रमस्तिष्क कहा जाता है, प्रमस्तिष्क ही सेरिब्रम है। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और पूरे मस्तिष्क का 2/3 यानी 2/3 पार्ट, 66% भाग बनाता है। ये ही मेमोरी, जिज्ञासा और स्मृति केंद्र है। यानी किसी चीज को जानने की इच्छा हमारे सेरिब्रम से उत्पन्न होती है। किसी चीज को स्टोर करने की क्षमता या चिंतन मनन करने का जो केंद्र है वो हमारा सेरिब्रम ही है। तो चिंतन करने की क्षमता, जिज्ञासा, स्मृति केंद्र सेरिब्रम ही होता है। और यही हमारा मेमोरी कार्ड भी, स्टोरेज डिवाइस भी है। और हम जब कहते हैं कि इसका मस्तिष्क बड़ा अच्छा है या इसका मस्तिष्क भोंदू है, तो इसका मतलब ये है कि उसका सेरिब्रम बहुत अच्छा है या सेरिब्रम खराब है। तो यहाँ पर सेरिब्रम डायरेक्ट डिसाइड करता है माइंड को। इसीलिए जब हम स्मरण शक्ति जो होती है उसे हम कार्टेक्स में मापते हैं। और जितना बड़ा कार्टेक्स होता है उतनी ही स्मरण शक्ति ज़्यादा होती है, और इसे ही फिर हम नंबर में आईक्यू बोलते हैं, आईक्यू बुद्धि लब्धि बोल देते हैं। तो आईक्यू लेवल हम सेरिब्रम से मापते हैं। सेरिब्रम अगर किसी का ज़्यादा विकसित है तो आईक्यू लेवल ज़्यादा। इसका तरीका क्या है इसे विकसित करने का? तो सोचने की क्षमता का विस्तार करो, और मस्तिष्क पर अगर जोर पड़ रहा है तो जोर डालो, उससे क्या है, सेरिब्रम का विकास होता है। अगला हमारा भाग है तो सेरिब्रम हो गया अग्र मस्तिष्क का। दूसरा है थैलेमस। तो थैलेमस क्या करता है, त्वचा जिन जिन संवेदनाओं को ग्रहण करती है बाहर से, उन्हें अंदर पहुंचाने का कार्य करता है। यानी कि उन्हें महसूस कराने का कार्य करता है हमारा थैलेमस। यानी कि चोट लगना यानी दर्द होना, ठंडा लगना, गर्म लगना, ये सारी चीज़ों का अनुभव हमें त्वचा कराती है। तो इन बाहरी चीज़ों का आभास अंदर हमें करवाना, ये करवाता है हमारा थैलेमस। तो बाहरी चीज़ों का आभास करवाता है, ठंडा, गर्म और दर्द आदि का अनुभव थैलेमस में इनके केंद्र होते हैं। अगला है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस ये पीयूष ग्रंथि के पास पाया जाता है और पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। इसलिए इसे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये नियंत्रक ग्रंथि का यानी जो मास्टर ग्लैंड है उसको भी नियंत्रित करता है, इसलिए मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। यह एक ताप नियंत्रक ग्रंथि के रूप में भी कार्य करता है, यानी ये बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करके रखता है। अब ये कैसे? जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर अंदर से बढ़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर अंदर से बिल्कुल फिक्स होता है, सेम रहता है हमेशा, चाहे ठंड हो या गर्मी हो। तो जब भी हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, पसीने को स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। उससे क्या है, हमारी बॉडी ठंडी होती है। वहीं जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो हाइपोथैलेमस क्या करता है कि कपकपी उत्पन्न करता है, जिससे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इस प्रकार ये एक ताप नियंत्रक ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। अगला है, ये आंतरिक घटनाओं का आभास हमें बाहर कराता है। यानी बाहर जितनी भी चीज़ हो रही है, यानी ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, दर्द हो रहा है, उसका अनुभव तो हमें थैलेमस करवा रहा है, लेकिन हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, अंदर की चीज़ों का आभास हमें बाहर करवाता है। यानी जो अंदर चीज़ें हो रही है उनका पता कैसे करेंगे? जैसे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, प्यार आ रहा है, घृणा हो रही है, घिन हो रही है, दुख हो रहा है, खुशी हो रही है, गुस्सा आ रहा है, इन सभी का जो नियंत्रण केंद्र रहता है वो हाइपोथैलेमस ही रहता है। रक्त दाब का नियंत्रण करता है ये। सीधी सी बात है, ताप नियमन कैसे करेगा? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके ही।
और ये इमोशन सेंटर भी है, सीधी सी बात है, प्यार है, घृणा है, क्रोध है, ये सब क्या है, इमोशंस है। तो ये इमोशन सेंटर भी कहा जाता है। और खास बात क्या है कि इमोशन सेंटर ये है और ये लड़कियों में ज़्यादा एक्टिवेट रहता है, यानी कि जो महिलाएं रहती है उनमें ये अपेक्षाकृत पुरुषों की अपेक्षाकृत ज़्यादा एक्टिवेट रहता है बजाय पुरुषों के, इसलिए वो जल्दी दुखी या जल्दी खुश या जल्दी इमोशनल हो जाती है। अगला हमारा जो मस्तिष्क है अग्र मस्तिष्क हो गया। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग देखे हमने, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग है, स्मृति केंद्र है, जिज्ञासा का केंद्र है, चिंतन मनन का केंद्र है। प्रमस्तिष्क कहा जाता है, 2/3 भाग बनाता है, 66% भाग बनाता है। अगला हमारा कौन सा था, थैलेमस। थैलेमस बाहरी चीज़ों का अंदर आभास करवाता है, दर्द, ठंडा और गर्म का आभास करवाता है। अगला है हाइपोथैलेमस, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ताप नियंत्रक ग्रंथि कहा जाता है। इसके अलावा इमोशन सेंटर कहा जाता है, दुख, प्यार, घृणा आदि का केंद्र होता है, भूख प्यास का केंद्र होता है। अब हम देखते हैं मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के 2 भाग होते हैं, एक होता है कार्पोरा और एक होता है पेंडिकल। कार्पोरा और पेंडिकल। कार्पोरा क्या होता है, देखने और सुनने का केंद्र जो होते हैं हमारे, वो कार्पोरा में ही स्थित होते हैं, यानी देखने और सुनने का केंद्र होता है कार्पोरा। अगला है सेरुबर पेंडिकल। ये क्या होता है, यह स्पाइनल कोड को जोड़ने का कार्य करता है, यानी जो हमारा मस्तिष्क है इसे हमारी जो स्पाइनल कोड है उससे जोड़ने का कार्य करता है पेंडिकल। अगला है पश्चिम मस्तिष्क, और पश्चिम मस्तिष्क के 2 भाग हैं, एक है सेरिबेलम और एक है मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा को याद रखने का शानदार तरीका यह है कि सेरिबेलम जितनी भी ऐच्छिक क्रियाओं हैं उनका नियंत्रण करेगा और मेडुला ऑब्लोंगेटा जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण करेगा। तो सेरिबेलम ये ब्रेन का यानी मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। पहला कौन सा था, प्रमस्तिष्क जिसे हम कहते हैं सेरिब्रम, तो वो सेरिब्रम था, ड्रम आगे है, बेलन पीछे है। तो शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है सेरिबेलम, ऐच्छिक मांसपेशियों का नियंत्रण करता है। इसे लघु ब्रेन यानी स्मॉल ब्रेन भी कहा जाता है। शराबी का तुतलाना या चलने में दिक्कत होना, ये सारी चीज़ें सेरिबेलम की अनियमितता के कारण होता है, क्योंकि यहाँ से कंट्रोल हट जाता है व्यक्ति का। अगला है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है और अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है, यानी कि जैसे हमारी मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है जितनी भी एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक। इसके अलावा हृदय धड़कन, पाचन आदि का जो केंद्र होता है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा ही होता है। अगला भाग है पोन्स। तो ये अग्र मस्तिष्क को पश्चिम मस्तिष्क से जोड़ने का कार्य करता है, यानी जो हमारा अग्र मस्तिष्क है, फोर ब्रेन है, और जो हमारा हिंड ब्रेन है, उन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है पोन्स। जबकि पेंडिकल क्या कर रहा था, हमारे मस्तिष्क को स्पाइनल कोड से जोड़ने का कार्य कर रहा था। कुछ तथ्य देख लेते हैं मस्तिष्क के बारे में। तो क्रेनियम, जो हमारी एक 8 हड्डियां रहती है उसे हम क्रेनियम बोलते हैं। तो क्रेनियम एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है मस्तिष्क को। इसका वजन ऑन एवरेज पुरुषों में 1400 से 1450 ग्राम होता है। कितना? 1400 से 1450 ग्राम होता है, जबकि महिलाओं में होता है 1300 से 1350, यानी महिलाओं में मस्तिष्क का वजन अपेक्षाकृत कम होता है। त्रिस्तरीय झिल्ली से बना होता है ये, और सबसे ऊपरी जो झिल्ली रहती है उसे अपन मेनिंजिस या मेनिंजाइट के नाम से जानते हैं, और इसमें अगर चोट लग जाए या सूजन आ जाए तो उस रोग को हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। तंत्रिका या न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। सीधी सी बात है, मस्तिष्क किन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? तो तंत्रिका कोशिकाओं, न्यूरॉन सेल या स्नायु कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इनमें विभाजन नहीं होता है, लेकिन ये लंबाई में बढ़ सकती है। अगला, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं हमारे मस्तिष्क से निकलती है। तो कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं हमारे मस्तिष्क से निकलती है। अब अगला, जिसे द्वितीय मस्तिष्क, सेकेंड ब्रेन के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में जानते हैं। यह है स्पाइनल कोड, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मेरू रज्जु। तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी रहती है, ये 26 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी हुई है, जिन्हें हम एक रूप में बोल देते हैं वर्टिब्रल कॉलम। कॉलम यानी बिम्ब,
बिल्कुल पिलर जैसा है। तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर धंसा हुआ रहता है हमारा स्पाइनल कोड। तो वर्टिब्रल कॉलम में रहता है स्पाइनल कोड, वर्टिब्रल कॉलम में रहता है स्पाइनल कोड, मेरु रज्जु में रहता है कशेरुक दंड में रहता है मेरु रज्जु, कशेरुक दंड में रहता है मेरु रज्जु। तो वर्टिब्रल कॉलम में स्पाइनल कोड रहता है, मेरुदंड में मेरु रज्जु रहता है, हिंदी में वही। द्वितीय मस्तिष्क इसे कहा जाता है सेकंड ब्रेन, मेरु रज्जु। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण होता है। प्रतिवर्ती क्रिया जैसे छींक आना, पलके झपकना, कहीं पर ठंडा या गर्म लगने पर तुरंत हाथ या पैर हटा लेना, कांटा चुभने पर हाथ या पैर हटा लेना, तो ये सारी क्रियाएं प्रत्यावर्ती क्रियाएं हैं। प्रत्यावर्ती क्रियाएं वो क्रियाएं भी हैं जिन्हें हमने लगातार इतनी बार अभ्यास किया है कि उन्हें हमें सोचने की अब जरूरत नहीं पड़ती करने के लिए, जैसे साइकिल चलाना, तैरना, बोलना, चलना। तो ये सारी चीजें भी यहीं से ही नियंत्रित होती हैं। सिग्नलों का संवहन करता है, ये बाईपास है, मतलब कि ये एक रास्ता प्रदान करता है ऊपर से नीचे तक के संवहन के लिए। 31 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती है, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। तो मस्तिष्क से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, 12 जोड़ी यानी कि 24 तंत्रिकाएं निकलती है, जबकि स्पाइनल कोड से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं यानी कि 62 तंत्रिकाएं यहाँ से निकलती हैं। तो हमने देखा था फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, तीनों भाग देखे थे। स्पाइनल कोड, द्वितीय मस्तिष्क देखा, ठीक है ना, वर्टिब्रल कॉलम देखा, ठीक है, चलो वो हो गया। अब अपन देख लेते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है, तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तो शरीर का वह तंत्र जो शरीर के नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करता है, यानी पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, पूरे शरीर को रेगुलेट करता है, उसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। ये है एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो इसके अंतर्गत हम ब्रेन और मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड का अध्ययन करते हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किसके अंतर्गत आते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत, क्योंकि ये तंत्रिका तंत्र का बिल्कुल मुख्य भाग सेंटर में है, इन्हीं के द्वारा ही सब कुछ संचालित होता है। अगला है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधि तंत्रिका तंत्र। ये जो मस्तिष्क से 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकली है और मेरु रज्जु से जो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली है, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो वो फिर हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का निर्माण कर देता है। वहीं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या है, इसके अंतर्गत हम क्या है 12 जोड़ी में से कुछ तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी में से कुछ तंत्रिकाएं जो कि ऑटोनोमस यानी कि खुद से काम करती है, उसे हम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंतर्गत रखते हैं। अब 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक होती है अनुकंपी क्रिया और एक होती है परानुकंपी क्रिया। अनुकंपी क्रिया होती है, एग्जाम्पल के लिए हम कभी भूत देख लेते हैं तो वहां पर जो क्रियाएं होंगी हमारे शरीर के अंदर वो अनुकंपी क्रियाएं होंगी, जैसे हृदय की गति तेज होना, धड़कन बढ़ जाना, गले का सूखना, गला सूख जाता है, आंखों का फैलना, आंखें फैल जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीना आने लगता है, घबराहट होने लगती है, धूजने लगते हैं, कपकपाने लगते हैं। ये जो सारी क्रियाएं ये अनुकंपी क्रिया है। लेकिन इसके विपरीत जो प्रक्रिया है उसे हम परानुकंपी क्रिया कहते हैं, यानी कि हृदय की गति नॉर्मल हो जाएगी, गले का सूखना बंद हो जाएगा, आंखें नॉर्मल हो जाएंगी, रोंगटे नहीं खड़े होंगे, पसीना आना बंद हो जाएगा और आप कपकपाना बंद कर दोगे। तंत्रिका में आवेग का संचरण, यानी कि जो तंत्रिका कोशिकाएं रहती हैं या तंत्रिकाएं रहती हैं उनमें आवेग का संचरण में सोडियम की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और सोडियम की आवश्यकता होती है। इसलिए जब गर्मी के दिनों में ज़्यादा पसीना आ जाता है तो पसीने के साथ क्या है, नमक और यूरिया भी निकलता है। तो उससे क्या है, नमक की मात्रा यानी कि सोडियम की मात्रा कम हो जाती है, जिससे हमारा मस्तिष्क फंक्शन नहीं कर पाता है और हमें बेहोशी सी और चक्कर आने लगते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, चीनी और नमक का घोल पिला देते हैं। तो शक्कर से ग्लूकोज मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी, और नमक से सोडियम मिल जाएगा और मस्तिष्क सही से काम करने लगता है।
तो आप तंत्रिकाओं के बारे में देख लेते हैं। तो तंत्रिकाएं 3 प्रकार की होती है, यानी जो 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकली हैं और 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली है स्पाइनल कोड से, ये 3 प्रकार में इन्हें बांटा गया है। एक बांटा गया है मोटर नर्व कहा गया है, एक है सेंसरी नर्व और एक है मिक्स्ड नर्व। अब मोटर नर्व क्या होती है, यानी ऐसी तंत्रिकाएं जो मस्तिष्क से, यानी कि मस्तिष्क से सूचनाओं को शरीर के किसी भाग तक लेके जाती है, उसे हम कहते हैं मोटर नर्व। जबकि एक है सेंसरी नर्व, यानी ये सेंस करती है, यानी जहां से भी सेंस हो रहा है, आँख से हो रहा है, नाक से हो रहा है, त्वचा से हो रहा है, जीभ से हो रहा है, जहीं से भी हो रहा है, तो वहां से यानी शरीर से संवेदनाओं को, सूचनाओं को लेकर ये मस्तिष्क तक लेके आती है, उन्हें हम बोलते हैं सेंसरी नर्व। जबकि कुछ महान होती है मिक्स्ड नर्व, यानी ये सूचनाओं को मस्तिष्क से शरीर तक भी लेके जा सकती हैं और शरीर से मस्तिष्क तक भी लेके आ जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा लगभग पूरा तंत्रिका तंत्र समाप्त होता है। तंत्रिका तंत्र में हमने 3 चीजें पढ़ी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इसी के अंतर्गत हमने अनुकंपी क्रिया और परानुकंपी क्रियाएं भी देखी और तंत्रिकाओं के प्रकार भी देखे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हमने मस्तिष्क और मेरुरज्जु देखा, मस्तिष्क के 3 भाग देखे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क के भी हमने 3 भाग देखे, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क के भी 2 भाग देखे, कौन कौन से, कार्पोरा और पेंडिकल। वहीं पश्चिम मस्तिष्क के भी 2 भाग देखे अपन ने, एक तो सेरी बेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो यहाँ पर लगभग हमारा तंत्रिका तंत्र पूरी तरह से समाप्त होता है। धन्यवाद।